ओके, हेलो एंड नमस्ते सभी को। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। हम लोगों ने मशीनरी कंप्लीट कर ली है एंड होप कि आप जो है वो पूरा चीज़ों को समझ के इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि इसके लिए फिर इसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस मैकेनिज़्म को समझना। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पर ही फोकस रहेंगे। तो जैसा हम लोग प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसका उस एमआरएनए में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है 30S सब यूनिट के साथ, वो किस तरह से इंटरैक्ट करता है, 16S राइबोसोमल आरएनए का क्या रोल है, हर एस्पेक्ट पे हम लोगों ने बातचीत की है। तो मशीनरी इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हम ये समझने जा रहे हैं और हर एस्पेक्ट से हमें लाइफ साइंसेस के फील्ड में सभी पोर्शन से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक एमआरएनए देखते हैं तो सभी को याद होगा कि ये पोर्शन इस तरीके से पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए हमारे सामने है और ये ट्रांसलेट होता है, राइट। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 3 ओपन रीडिंग फ्रेम है, 3 प्रोटीन बन रही है। पर हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इनिशिएशन स्टार्ट होगा ओपन रीडिंग फ्रेम रीड आउट होते हुए, यानी कैसे प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद स्टॉप कोडॉन जैसे ही एनकाउंटर होगा किस तरीके से टर्मिनेशन हो जाता है, राइट। तो मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं अपने इनिशिएशन। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, इनिशिएशन। तो अगर हम लोग इनिशिएशन के इंट्रो में थोड़ा सा और चीज़ों को रिलेट कर लें जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं 16S राइबोसोमल आरएनए के बारे में, राइट। तो क्योंकि ये सारा डिस्कशन हो चुका है इवन शाइंडल गैनो सीक्वेंस, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेट करनी होगी, ठीक। और तो ये जो 16S राइबोसोमल आरएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता था, 30S राइबोसोम में। और ये जो है 16S राइबोसोमल आरएनए mRNA से इंटरैक्शन करता है, कहाँ पे, किस रीजन में, ऑब्वियसली शाइंडल गैनो सीक्वेंस में, राइट। तो शाइंडल गैनो सीक्वेंस इज ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू द 16S राइबोसोमल आरएनए ऑफ 30S स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये जो इंटरैक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, जो राइबोसोम है वो बहुत ही प्रॉपरली प्लेस हो जाता है। अगर याद हो आप लोग को कि mRNA यहाँ पे भी दिया हुआ है mRNA, तो उसको प्लेस होना है तो कहीं ना कहीं यहाँ mRNA के पास यहाँ शाइंडल गैनो सीक्वेंस होगा और यहाँ हमें 16S राइबोसोमल आरएनए का इंटरैक्शन दिख रहा है। शाइंडल गैनो सीक्वेंस दे आर प्यूरिन रिच एंड दो सीक्वेंसेस हम लोग सब बात कर चुके हैं, तो प्लीज़ वहाँ यहाँ पे हम उस डिस्कशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगी, राइट। तो हम लोग राइबोसोम के पोजीशंस में इन दोनों का करेक्ट पोजीशनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, 30S सब यूनिट है। हमने 30S सब यूनिट में एक पोर्शन बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पी साइट एंड द ए साइट। और हम देख रहे हैं कि जो पी साइट पर राइबोसोम इस तरीके से प्लेस हो गया है कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पहला कोडॉन दिख रहा है विच इज़ AUG। और यहाँ AUG को रीड करने के लिए कौन सा आरएनए आएगा, ये हम लोगों ने टीआरएनए में डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है वो, इनिशिएटर टीआरएनए। तो जो इनिशिएटर टीआरएनए क्या होते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए वो टीआरएनए होते हैं जिनके पास जो है एक तो एंटी कोडॉन अगेंस्ट दिस कोडॉन होता है, प्लस यहाँ जो मेथ्यूनिन होगा वो क्या होता है, फॉर्माइलेटेड होता है, यानी फॉर्मिल मेथ्यूनिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट, जो कि बेस पेयरिंग करेगा फर्स्ट कोडॉन से। तो जो स्टार्ट कोडॉन होता है, जो स्टार्ट कोडॉन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टार्ट कोडॉन या तो वो AUG होगा स्टार्ट कोडॉन, और या तो
इन सम केसेस GUG भी हो सकता है। पर हाँ, अगर ये AUG या GUG अगर बीच में कहीं ओपन रीडिंग फ्रेम है तो उनका सेंस क्या होगा, दूसरा होगा। सेंस क्या होगा, मान लेते हैं, कहने का सेंस ये है कि अगर ये ओपन रीडिंग फ्रेम के यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है बीच में, यहाँ ये तो शुरू में की बात है, अगर बीच में कहीं प्रेजेंट है तो ये जो AUG है वहाँ पे अगर ओपन रीडिंग फ्रेम में कहीं और ये प्रेजेंट है तो यही AUG वहाँ पे किसको कोड कर रहा है, मेथियोनिन को कोड कर रहा है। और अगर GUG है तो वो वैलीन को इनकोड कर रहा है। तो कहने का सेंस आप समझ गए होंगे कि यहाँ शुरू में ये स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करेंगे तो ये फॉर्मल मेथियोनिन को कोड कर रहे हैं, ठीक। बट ये बीच में ORF के होंगे तो इनका सेंस अलग हो गया, ठीक। तो फॉर्मल ग्रो हम लोग जानते हैं, जो इनिशिएटर tRNA किस तरीके से होते हैं, या एक्टिवेटेड tRNA या चार्ज tRNA, ये बातें हम लोगों ने की है। तो हम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो इनिशिएटर tRNA यहाँ पे जो मेथियोनिन ग्रुप है वो क्या हो गया, फॉर्माइलेटेड हो गया है। कौन सा एंजाइम था, AMET tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम की मदद से क्या होता है, ये जो है इस पे फॉर्मल ग्रुप लग जाता है। तो अब ये जो इनिशिएटर tRNA है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है वहाँ पे, कि जैसे FMET tRNA FMET एंड इनिशिएटर, क्योंकि इनिशिएटर है तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होता था कि कौन सा अमाइनो एसिड इसके पास ये है, और ये सुपरस्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है, क्या नेचर है कोडॉन का या tRNA का, ठीक। तो यानी कि ये हमारा हो गया इनिशिएटर tRNA, वो tRNA जो यहाँ पे आके अभी लोड होने वाला है, ठीक। दूसरी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो सकती है कि जो क्या ऐसा होता है, इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि क्या प्रोकैरियोट में जितने इनिशिएटर tRNA हैं वो सभी क्या फॉर्माइलेटेड होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी क्या होता है जो फॉर्मल ग्रुप है वो डीफॉर्माइलेज एंजाइम रिमूव कर देते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या जो भी प्रोकैरियोट से, अभी जाहिर सी बात है अगर ये जो प्रोटीन है, ये जो mRNA है, पूरा एक ओपन रीडिंग फ्रेम अगर ट्रांसलेट हो जाता है तो वो क्या बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। तो ये पॉलीपेप्टाइड के शुरू में जो अमाइनो एसिड है, क्या यहाँ पे फॉर्मल मेथियोनिन प्रेजेंट होगा, तो ये भी बात नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ये फॉर्मल मेथियोनिन या मेथियोनिन होगा, मेथियोनिन क्यों, यानी फॉर्मल ग्रुप तो डिफॉर्माइलेज एंजाइम ने रिमूव कर दिया, तो क्या पहला मेथियोनिन होगा, तो हो सकता है नहीं भी। क्यों, क्योंकि इन दैट केस एक और एंजाइम है जो कि क्या काम, जिसका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेजेस एंजाइम। ये अमाइनो पेप्टाइडेजेस एंजाइम जो है वो मेथियोनिन को रिमूव करता है, या है ना, मेथियोनिन को रिमूव कर सकता है, इवन एक दो अमाइनो एसिड और को भी निकाल के बाहर कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर ओपन रीडिंग फ्रेम जब प्रोकैरियोट में ट्रांसलेट हो रही है तो वो जो प्रोटीन बना रही है उसके जो एंड टर्मिनल पे हमेशा ही मेथियोनिन हो, ऐसा नहीं है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम दैट कैन रिमूव इफेक्टिवली 1 or 2 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड टर्मिनल एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो मूविंग अहेड, दीज आर सम इंट्रोडक्शंस, राइट। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे अगर इसको देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो हमें क्या दिख रहे हैं, 3
फैक्टर्स दिख रहे हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, राइट। तो हम लोग देखिए अगर जो IF1 फैक्टर होता है वो 30S राइबोसोम के जो यहाँ साइट है 3 प्राइम एंड साइट में जो राइबोसोम्स की जो यूनिट है यहाँ पे IF1 बाइंड हो जाता है और IF3 यहाँ बाइंड होता है। तो इन लोगों का रोल क्या है बाइंड होने के अगर एस्पेक्ट से देखें तो इनका रोल क्या हो गया है कि इनका दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आप देखें जो IF1 है वो अटैच कहाँ हुआ है, जो राइबोसोम की हम लोगों ने कुछ साइट्स की भी बात की हैं, ठीक। तो ए साइट पे अप्रॉक्सीमेटली लगभग वहीं पे बाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ने बात पहले कर चुके हैं कि वहाँ पे कौन आते हैं, एक्टिवेटेड टीआरएनए जो होंगे वो यहाँ पे पहले आएंगे, राइट। मतलब यहाँ पे आना शुरू करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। पर हम लोगों ने पिछले राइबोसोम्स में भी ये सारी चीज़ें की बात की है। तो इसने क्या किया है कि एक तरह से ये पोर्शन को ब्लॉक करके रखा है कि कोई भी जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए कहीं भी यहाँ पे आके लोड ना हो, क्योंकि जो राइबोसोम देख रहे हैं हम लोग, राइबोसोम का जो पी साइट है वो एग्जैक्टली स्टार्ट कोडॉन पे आके लोकेटेड हो गया है, ठीक। और जो टीआरएनए आना चाहिए तो फर्स्ट टीआरएनए कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट टीआरएनए यहीं पे आना चाहिए, यानी पी साइट पर आना चाहिए, ठीक। तो यानी IF1 को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। और अगर हम देखें IF3 का क्या रोल है, तो IF3 के बहुत मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, 30S सब यूनिट को। पहली चीज़, पहला तो काम यही हो गया। और दूसरी चीज़ क्या करता है, ये इनहिबिट करता है या प्रिवेंट करता है 50S सब यूनिट की बाइंडिंग को, क्योंकि 50S सब यूनिट बाइंड हो जाएगी तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एकदम कंप्लीट सा हो जाएगा। तो अभी क्योंकि टीआरएनए आके लोड हुआ है, ना कुछ इनिशिएशंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इसलिए अभी ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ा सब यूनिट है वो अभी नहीं बाइंड करना चाहिए, तो ये उसको प्रिवेंट करता है, ठीक। दूसरा काम क्या करता है कि ये जो IF3 है 30S सब यूनिट को की हेल्प करता है, कहाँ पे कि 30S सब यूनिट की मदद कर रहा है mRNA से बाइंड करने में, राइट। ये बहुत ही प्रॉपर इनिशिएशन साइट पर बाइंड करने में ये हेल्प करता है, ठीक। और ये और किस चीज़ में हेल्प करता है कि ये चेक करता है एक्यूरेसी को, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी चेकिंग में भी ये हेल्प करता है। किसकी कि वो रिकॉग्नाइज करता है पहला फर्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो ये इसके मल्टीपल फंक्शन हैं, राइट, IF3 के, जो यहाँ पे बाइंड हुआ है 30S राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट के पास, ठीक। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा है कि IF2, अभी IF2 हमें नेक्स्ट फैक्टर मिल रहा है। और IF2 एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रकार का GTPase है। GTPase प्रोटीन, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी प्रोटीन के पास दो कैपेबिलिटी होती है कि वो GTP को बाइंड कर सकती हैं और प्लस GTP को जब स्टिमुलेशन होगा इनमें तो ये GTP की हाइड्रोलिसिस भी कर सकती है, यानी GTP की हाइड्रोलिसिस करेंगी। तो जब GTP की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, तब ये GDP बाउंडेड हो जाएंगे। यानी इनके आपको दो कन्फर्मेशंस दिख सकते हैं, है ना, कि भाई IF2 जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ तो ये GTP जो है GDP में, यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है रिमूव हो गया तो वो GDP में आ। तो और दूसरी चीज़ क्या है जो इसका रोल क्या होता है, तो ये हो गया कि ये है क्या, प्लस इसका रोल क्या होता है कि ये जो है कैपेबल है तीन चीज़ों से इंटरैक्ट करने की। एक तो ये क्या करती है, ये इंटरैक्शन करती है स्मॉल सब यूनिट के साथ इंटरैक्ट करेगी, अभी हम लोग देखेंगे स्मॉल सब यूनिट
से इंटरैक्ट करेगी राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट यानी 30S सब यूनिट, और IF1 फैक्टर से इंटरैक्ट करेगी और जो चार्ज इनिशिएटर टीआरएनए है, राइट, चार्ज्ड या एक्टिवेटेड या एसाइलेटेड टीआरएनए है पहला, उससे इंटरैक्ट करती है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा था एफमेट टीआरएनए, एफमेट एंड इनिशिएटर। तो ये तीन चीज़ों, तीन कंपोनेंट से ये इंटरैक्ट कर रही है, ठीक। और इंटरैक्शन के लिए ये हेल्प क्या, ये तो हो गया कि कितनों से इंटरैक्शन कर रही है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल है, GTPase एक्टिविटी है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये क्या करती है, ये हेल्प कर रही है, क्या हेल्प कर रही है कि जो एफमेट टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है ये प्रॉपरली क्या हो जाए, यहाँ से एसोसिएट हो जाए, ठीक, इस एरिया से हो जाए। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ये इंटरैक्शन है, बट यहाँ पे डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंटेड नहीं है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कैपेबल है कि ये स्मॉल सब यूनिट से भी इंटरैक्ट कर पाती है और IF1 से भी इंटरैक्ट कर पा रही है, ठीक। तो जैसे ही ये प्रक्रिया होती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टीआरएनए है ये चार्ज्ड है, किससे, फॉर्मिल मेथियोनिन से चार्ज्ड है, और अच्छे से यहाँ पे आके ये क्या हो गया, लोड हो गया है, राइट। अभी क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे प्रॉपरली एसोसिएटेड हो जाएगा, ये जो है ये प्रॉपरली एसोसिएटेड हो जाएगा, एकदम कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन फ्रूटफुल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, GTPase एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट की जाएगी, ठीक। और ये ध्यान में ये भी रखना है, ये जो IF3 फैक्टर है वो कहाँ पे एसोसिएट हो रहा है, ई साइट पे एसोसिएट हो रहा है, ठीक। तो जैसे ही ये जो कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन होता है, एंटी कोडॉन फ्रॉम एफमेट टीआरएनए एफमेट आई, जैसे ये बेस पेयरिंग होती है, कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हाँ, एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मिल गया, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये पूरा यहाँ पे हमें दिख रहा है। और उसके बाद अभी क्या होगा कि जैसे ही ये इंटरैक्शन हुआ तो सबसे पहले कुछ बुक्स में एक साथ ये रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बट यू कैन कीप इट इन माइंड कि सबसे पहले क्या होगा कि IF3 जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, राइट, क्योंकि जैसे ही GTPase एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, राइट, तो IF2 जो है वो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे बात की थी कि IF2 एक तरह से दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, एक क्या है, हम ऐसे दिखा सकते हैं IF2 बाउंडेड टू GTP, जैसे ही GTPase एक्टिविटी यानी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या हो जाएगा, अब नाउ दिस इज बाउंडेड टू IF2 GDP। यहाँ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं कि जब ये IF2 GTP बाउंडेड है तो ये इनिशिएटर टीआरएनए से बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रही है, इवन सभी कंपोनेंट से बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रही है, पर अगर हम देखें IF2 GDP बाउंडेड हो जाएगी तो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगी, यानी अब वो उसकी जो एफिनिटी है राइबोसोम और इनिशिएटर टीआरएनए के साथ, यानी इन सभी कंपोनेंट के साथ अब इनकी एफिनिटी रिड्यूस हो गई, IF2 की एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। पर एफिनिटी ज़्यादा कब है, कब बहुत अच्छा इंटरैक्शन करती है, जब वो GTP बाउंडेड है, तो जब GTP बाउंडेड है तो चार्ज टीआरएनए को लेके आ रही है, पर जैसे ही हाइड्रोलिसिस होती है तो अब वो GTP हाइड्रोलाइज हो गया तो GDP बाउंडेड होगी, तो इन सभी तीनों के साथ ये इसका इंटरैक्शन कम हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, फिर ये जो है IF2 भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही देख रहे हैं कि जैसे ही जो फैक्टर्स है वो जब सब रिलीज हो जाते हैं, अब 50S सब यूनिट यहाँ पे आती है और पूरा का पूरा लोड हो जाती है। अब आगे हमारा इलॉन्गेशन का स्टेप शुरू हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ज़रूरी है कि जो IF3 है वो क्योंकि उसका नेचर ही था कि वो 50S सब यूनिट को बाइंड ही नहीं होने दे रही थी, पर IF2 भी GTP जब तक बाउंडेड है तो भी क्या हो रहा है, वो GTP बाउंडेड है वो तब तक इंटरैक्शन कर रहा है, और जैसे ही GTPase एक्टिविटी होती है तो ये रिलीज़ ये भी हो जाता है, और इस तरह से सारे इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज़ हो जाते हैं।
राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यानी ये पूरी जो हमारा इनिशिएशन स्टेप था, तो इनिशिएशन स्टेप में अगर हम लोग क्रक्स निकालें तो हमें क्या मिला कि अब ये जो है इनिशिएटर टीआरएनए वो यहाँ पे आके लोड हो गया है। अब यानी कि अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब कौन सा कोड होगा, जो कोड होगा उसी के अगेंस्ट टीआरएनए आएगा और फर्दर हमारे इलॉन्गेशन स्टेप्स चलेंगे। तो इलॉन्गेशन स्टेप में हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये एक इलॉन्गेशन स्टेप का एक बेसिक डायग्राम बनाया गया है। तो हमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इलॉन्गेशन इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक। इलॉन्गेशन स्टेप में 3 चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, इलॉन्गेशन में होना क्या है। इनिशिएटर में आपको तो ये पता था कि इनिशिएटर टीआरएनए लोड हो जाए और अच्छे से शुरुआत हो, पर यहाँ पे अब इलॉन्गेशन स्टेप को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या आपका नीड है इलॉन्गेशन स्टेप में कि जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, राइट, वो क्या है, ए साइट पर अब लोड होगा। अब जो भी पहला इनिशिएटर जो है वो कहाँ लोड हुआ, पी साइट पे, ठीक, बहुत अच्छे से उसको यहाँ लोड किया गया। पर अब जो भी नेक्स्ट टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड लेके, राइट, तो हमने ये डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट किया है फॉर्मिल मेथियोनिन सपोज, और अब नेक्स्ट कोई आएगा तो वो कहाँ लोड होगा, ए साइट पर लोड होगा। और ए साइट पे ही हमारा क्या है, कोडॉन इस तरीके से डिस्प्लेस है। मैंने पहले ही बात की थी पी और ए साइड में एमआरएनए इस तरीके से किंक बना रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस हो चुके हैं, ठीक, तो वो दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए। सेकंड आपका एस्पेक्ट क्या होगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको फॉर्म कराना है, यानी कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी जो दूसरा अमाइनो एसिड आएगा उसका वो जो है पहले वाले अमाइनो एसिड जो ऑलरेडी अटैच्ड है यानी पेप्टाइडल टीआरएनए से, उसका अच्छे से वो अटैच हो, यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यानी पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जो पेप्टाइडल टीआरएनए है क्योंकि वो शिफ्ट हो जाता है ए साइट पे, फिर वो फर्दर ट्रांसलोकेट हो, यानी हम कह सकते हैं राइबोसोम ट्रांसलोकेशन। राइट, तो अब सबसे पहले फिर से आप जो भी ये मैंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ इलॉन्गेशन में, ये 3 स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सही तरीके से लोड हो आके, तो इस डायग्राम में यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ जो ACA कोडॉन है उसके अगेंस्ट एंटी कोडॉन यहाँ आ रहा है, यानी कोई अमाइनो एसिड जो कि एक यहाँ पे पर्पल कलर में रिप्रेजेंट किया गया है या वायलेट कलर जो भी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या हुआ, या ये आ गया। उसके बाद जो है आपने यहाँ देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या दिखाया जा रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए ने एंट्री की ए साइट पर, दिस इज ए साइट पर एंट्री की, फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड इन 2 अमाइनो एसिड के बीच में बन गया। आप देख रहे हैं कि ये जो था इन दोनों के बीच में हुआ, और ये मैकेनिज्म भी मैंने टीआरएनए और राइबोसोम में दोनों में ही कहीं ना कहीं ये डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, अब ये वाला जो टीआरएनए है, ये वाला जो टीआरएनए है ये तो खाली ये अनचार्ज्ड है, तो अब क्या चाहेंगे, ये वाला टीआरएनए अब यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाला टीआरएनए अब इस साइड पे चला जाएगा, और ये वाला जो टीआरएनए इसको यहाँ पे आप लाना चाहेंगे, यानी ये वाला इस तरफ आ जाए। तो इसको क्या करना होगा, राइबोसोम को ट्रांसलोकेट कराना होगा, ट्रांसलोकेशन स्टेप होगा। तो जब ये ट्रांसलोकेशन स्टेप हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब ए साइट फिर से क्या हो गई, खाली हो चुकी है, अब वो फिर से रिसाइकलिंग हो सकती है, यानी दूसरा अमाइनो एसिड टीआरएनए आएगा अकॉर्डिंग टू द कोडॉन एनकोडेड हियर,
ठीक, फिर से यानी अभी क्या हुआ, ये जो अमाइनो साइल टीआरएनए था फिर से वो पी साइड पे चला गया, अब ये फिर से क्या हो गया, पेप्टाइडल टीआरएनए। फिर क्या होगा यहाँ पे, द सेम स्टेप विल बी रिपीटेड अगेन, हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। तो आपको ये 3 जो स्टेप बताएगा ये ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि अब अमाइनो साइल टीआरएनए ये जो इनको ये रोल प्ले कराने के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी एक्टिविटी यानी अमाइनो साइल टीआरएनए करेक्टली लोकेट हो जाए ए साइट पे, इसको कराने के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन काम करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। तो इस तरीके से तो पहले आपको ये इस पे पूरा अपना फोकस रखना है, ठीक है। या इलांगेशन फैक्टर टी अनस्टेबल। देन ट्रांसलोकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलांगेशन फैक्टर जी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी ये जो ये सब क्या है, ये आपके प्रोटीन एंड दिस वन इज एंजाइम, ये फैक्टर्स हैं जो कि ये इलॉन्गेशन पूरे इस स्टेप को कंप्लीट कराने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर है हम लोग इसको यहाँ पे जिसको थोड़ा सा याद करने में वो चाहिए तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर टी यू, इलॉन्गेशन फैक्टर टी एस। बट ये जो है ये एक्चुअली इसका अलग एक रोल होता है, ठीक। तो इसको अब हम थोड़ा अलग, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आगे हम लोग इसको देखेंगे। और ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी क्या होते हैं, ये दे यूज़ जीटीपी या कह सकते हैं या जीटीपीएस की तरह ही बिहेव करते हैं। ओके तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन फैक्टर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू, ये जो मैकेनिज्म है इस डायग्राम को देख लेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये देखिए ये राइबोसोम का सपोज इनिशिएशन हो चुका है। इनिशिएशन कैसे होता है आपको पता है, इनिशिएशन में सबसे पहले यही वाला ऐड हुआ होगा। इस डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है कि दिस इज 1 2 3 4 यानी 5 इंक्लूडिंग फॉर्मिल मेथियोनिन 5 अमाइनो एसिड ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक। और वो पी साइट पर इस तरीके से लोकेटेड है। इस डायग्राम में हम लोग क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से इलॉन्गेशन यानी 1 बाय 1 एक एक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए साइट पर एक और आ रहा है, उसकी एंट्री हो चुकी है, दिस अमाइनो एसाइल टीआरएनए की एंट्री हो चुकी है, ठीक। फिर ये जो टीआरएनए है वो क्या हो गया, पेप्टाइडेशन यहाँ रिएक्शन हुआ होगा, राइट, पेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ होगा यहाँ। तो हम देख रहे हैं जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो पूरी चेन है वो शिफ्ट होके इस तरफ आ जाती है, ए साइट पे आ गई, राइट। अब जब ये ए साइट पे आएगी, अब ये पूरे राइबोसोम को इस यहाँ पे शिफ्ट होना होगा, इस कोडॉन को अब रीड करना है। तो ये जब ये राइबोसोम इस तरीके से शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा अनचार्ज्ड, ये तो बाहर चला जाएगा, ये दिखाया गया है ये अनचार्ज, ये वाला अनचार्ज, इसके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर ये वाला जो है, ये वाला पूरा 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड अब क्या हो जाएगा, ये इस तरफ, ये क्योंकि ये जब आगे मूव करेगा, ये हम देख रहे हैं ये आगे मूव करेगा तो ये वाला जो है ये पी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये पी साइड पे आ गया और ये वाला आगे मूव किया तो ये ए साइड पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये 6 अमाइनो एसिड जो है अब ऐसे जुड़ गए। अगर हम इसको सोचे अच्छा अब ये 6 हो गए, अब आप इसको फिर से स्टार्ट करना चाहें 7th कैसे ऐड हो रहा है, इन द सेम वे। तो यानी हमें ये देखने को मिल रहा है अमाइनो साइल टीआरएनए ऐड हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर इस तरीके से चेन शिफ्ट हो जा रही है और फिर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, फिर पेप्टाइडल टीआरएनए फिर अपने पोजीशन पे आ जा रहा है एंड द सिमिलर साइकिल गोज ऑन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो अभी हम लोगों ने जस्ट बात की, हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोगों ने क्या देखा है कि भाई इम्पॉर्टेंट है इलॉन्गेशन फैक्टर्स, है ना। इलॉन्गेशन फैक्टर्स जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है
और तो अब यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा समझने के लिए है, इजी होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो EFT-GTP है, EFTU क्या था, GTP बाउंडेड था, और EFTU-GTP ने क्या किसके साथ इंटरेक्शन किया, अमाइनोसाइल TRNA, यानी कौन सा TRNA उसने कैच कर लिया है, ये वाला जो कि इसको यहाँ पहुँचाना है ना। तो EFTU-GTP का काम क्या होता है कि वो अमाइनोसाइल TRNA को, जो चार्ज TRNA है राइट, जिसको अब यहाँ ए साइट पे पहुँचाना है, वो आके यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोड कर रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है, ये लोड हो जाएगा प्रॉपरली, ये चीज़ें फिट हो जाएगी, उस तुरंत क्या होगा, GTP हाइड्रोलाइज होगी, क्योंकि जैसे ही वो प्रॉपरली अपने पोजीशन पे प्लेस होगा तो वहाँ स्टिमुलेशन होगा GTPase एक्टिविटी का, और ये क्या हो जाएगा, अब EFTU-GDP बाउंडेड होगा। तो EFTU अब जब हाइड्रोलाइज हो गया, GDP बाउंडेड हुआ, तो अब इट नाउ कैन नो मोर इंटरैक्ट फर्दर विद दिस अमाइनोसाइल TRNA। वो तब तक कर रहा था जब तक उसके पास GTP था, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुई उसने छोड़ दिया, फिर से वो EFTU-GDP फॉर्म में आ गया। ठीक, जाहिर सी बात है, अब उसको 7th अमाइनो एसिड, इसी एग्जाम्पल को ले, अगर उसको अब 7th अमाइनो एसिड को लेके आना होगा, तो 7th अमाइनो एसिड कहाँ पे होगा, TRNA के पास होगा, यानी अमाइनोसाइलेटेड TRNA के पास होगा। अब उसको लाने के लिए उसको GTP बाउंडेड होना पड़ेगा। इस GTP बाउंडेड होने के लिए वो किसकी मदद लेता है, EFTS की मदद लेता है। तो अब देखिए क्या होगा, EFTS क्या होगा कि EFTS बाइंड करेगा और GDP रिमूव हो जाएगा। अभी GDP था तो EFTS बाउंड कर गया, GTP रिमूव हो गया। फर्दर क्या होगा, अब GTP बाउंड करेगा, EFT, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, EFTU इज नाउ अटैच टू EFTS। अभी क्या होगा कि फिर GTP सॉरी GTP आएगा और उसके बाद जो है GTP रिमूव कर देगा, और ये EFTU GTP बाउंडेड हो जाएगा। GTP जब आ रहा है तो EFTS रिमूव हो रहा है। तो कहने का सेंस ये, जो EFTS का रोल क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, है ना। ग्वानिन यूनिट्स को क्या कर रहा है, GTP एक्सचेंज में जो प्रोटीन या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। अब आप देख रहे हैं कि ये अब EFTU को अपना GTP मिल गया। अब EFTU को GTP मिल गया तो वो क्या करेगा, अमाइनोसाइल TRNA को अब वो इंटरैक्ट कर सकता है नए अमाइनोसाइल TRNA को, और फिर से हो सकता है ये 7th अमाइनो एसिड को फर्दर लोकेट हो। तो ये इधर ये साइकिल घूम रही है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसी प्रकार से हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स भी रिसाइकिल होते रहें, क्योंकि EFTU GTP ही फॉर्म में अमाइनोसाइल TRNA को ले आ सकता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि इलोंगेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला स्टेप अमाइनोसाइल TRNA ए साइट पे लोड हो। लोड करने के लिए कौन आता है, EFTU GTP आता है, और वो EFTU GTP इस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि आप यहाँ पे भी ऐसे दिखा सकते हैं कि GTP EFTU GTP रिमूव मतलब हाइड्रोलाइज हुआ, GTP में कन्वर्ट हो गया एंड सो ऑन। तो पर यहाँ पे दिखाया गया है फॉर द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो नया अमाइनो एसिड आया है, ठीक, वो अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन से अटैच हो जाए। उसको अटैच कराने के लिए कौन काम करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा। वो हमें पता है राइबोसोम के 50S सब यूनिट में जो 23S राइबोसोमल RNA होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वही एक तरह से कह सकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी निभा रहा है इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जब वो जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद अब ये साइट है, ए साइट को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ए साइट पे अब देख रहे हैं ये वाली चेन पूरी इससे बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, ये ग्रीन वाला पहले अटैच था इससे, अब ग्रीन और इसका बॉन्ड बन गया है। तो अब इसको शिफ्ट करने के लिए ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। तो ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, EFG। तो इलोंगेशन फैक्टर G उसी तरीके से काम कर रहा है, GTP की एक्टिविटी करते हुए, और फिर ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये हम लोगों ने पूरा एक ओवरव्यू देख लिया। बट अगर हम लोग देखें
कि जो EF-TU है, EF-TU और ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो वन बाय वन हम लोग थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे। तो मीनवाइल ये जब एकदम क्लियर होगा तो वो आपको और उनकी एक्टिविटी और अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा EF-TU को समझेंगे कि एक्चुअली वो कहाँ बाइंड कर रहा है, किस तरह से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे और क्लियर फिगर में ये मेंशन है। तो आपको इसका एक डेफिनेशन के तौर पे अब आपको बात समझ में आ चुकी है कि EF-TU जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अमाइनो एसाइल tRNA को ले आने के लिए, राइट। कहाँ पे लाने के लिए? ए साइट पे लाने के लिए। तो अगर हम लोग देखें इस डायग्राम में तो EF-TU जो है वो किससे बाइंड करता है? tRNA से बाइंड करता है। एक बात और, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं tRNA को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, राइट, फॉर द सिंप्लीफिकेशन। बट ध्यान रखें कि जब भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो इस फॉर्म में, जो कि हमने tRNA में बाकायदे पूरा बताया हुआ है, द प्राइमरी, द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर विच इज़ द L फॉर्म, और वो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, राइट। तो जब हम लोग ये शो करते हैं तो मेजॉरिटी बनाने का जो सेंस होता है वो ये रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, पर फॉर द सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और मैंने भी किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको 50S राइबोसोम, क्योंकि वो तो अटैच हो चुका था इनिशिएशन में, हम इन लोगों ने देखा या अटैच हो चुका है, पर यहाँ राइबोसोम के पास ये एक जो ग्रीन कलर में मेंशन किया है वो क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। तो ये जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है इसका जो रोल है वो क्या होता है कि नाम से इंडिकेशन हो रहा है कि वहाँ पे फैक्टर्स आके बाइंड होंगे। तो जो फैक्टर्स बाइंड हो रहे हैं यहाँ पे वो कौन से फैक्टर है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे P साइट में ये 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड ऑलरेडी अटैच हैं। हमें पता है EF-TU जो है, TU जो है वो क्या करेगा, वो ये जो इस कलर में है दिस काइंड ऑफ पर्पल, और तो ये जो कलर है इसमें ये क्या है? दिस इज EF-TU, दिस इज EF-TU, और वो किससे बाउंडेड है? GTP से बाउंडेड है, राइट। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? EF-TU GTP। तो वो जो है बाउंड कर गया, किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? tRNA के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वैसा ही tRNA का फिगर लिया है। तो ये जो है 3' एंड से ही, tRNA के 3' एंड से ही इंटरैक्ट करता है, ठीक। और ये तभी इंटरैक्ट करता है EF-TU जब ये जो ब्लू में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? द न्यू अमाइनो एसिड जो कि अभी ए साइट पे आएगा और इस पॉलीपेप्टाइड चेन से उसको अटैच होना है, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या, ये जो है ये 3' एंड के एंड से CCA सीक्वेंस जो बात हो चुकी है, CCA पे ही क्या होता है, ये इस तरीके से हम जुड़ा हुआ है ये अमाइनो एसिड 3' एंड ऑफ tRNA, और फिर ये जो GTP है EF-TU GTP उसी 3' एंड के पास ही क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, राइट। ठीक। तो जब तक एक बात ध्यान रखने वाली बात, ये EF-TU का एक और साइड में रोल हो जाता है कि EF-TU GTP बाउंडेड जब तक है तब तक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पहले लोकलाइज करेगा, कोडॉन एंटी कोडॉन का इंटरैक्शन देखेगा कि सही इंटरैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी वो अमाइनो एसिड वहाँ पे रिलीज होगा और फिर फर्दर एक्शंस होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब मैंने इसको, क्योंकि इट वाज वेरी क्रिटिकल, तो मैंने यहाँ पे फिर से वैसा ही डायग्राम, दिस इज यही चीज़ है। तो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या दिख रहा है कि इस फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से ही जो 50S सब यूनिट में होता है वो उसी सेंटर से ही कौन इंटरैक्ट कर रहा है, वहीं पे जाके उसी डोमेन पे सीधे जाके इंटरैक्ट कर रहा है आपका EF-TU GTP बाउंडेड जो है,
ठीक है। और वो किसको लेके आया है, दिस अमाइनो एसाइल टीआरएनए, और ये अमाइनो एसिड ये यहाँ जो दिख रहा है हम लोग को, दिस इज अमाइनो एसिड, यही है अमाइनो एसिड। ये अभी इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, लेके आया है। फिर यहाँ कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पे कोडॉन एंटी कोडॉन का इंटरेक्शन एक तो ज़रूरी है, दूसरा कि जो EFTU GTPase एक्टिविटी अब एक्टिव होगी, जैसे ही एकदम अच्छे से डोमेन से के या कहीं अपने सॉकेट से वो एकदम एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये अपनी GTPase एक्टिविटी को एक्टिव करेगा, ठीक है, अपने GTPase एक्टिविटी को एक्टिव करेगा। तो जैसे GTPase एक्टिविटी आएगी, GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अब नाउ ये जो है, अब देख रहे हैं इस, अब EFTU से कौन बाउंडेड है, GDP बाउंडेड है। तो अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, EFTU GDP। जैसे ही हाँ, एक यहाँ पे आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर का इंटरैक्शन EFTU GTP से बहुत ज़रूरी है। ये वही डोमेन है, यहाँ से प्रीवियसली भी मेंशन नहीं किया, बट याद रखिएगा कि IF2 भी इसी से इंटरैक्ट करता है, राइट। IF2 जो फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर 2, जो कि पहले पेप्टाइडिल उसको लेके आया था, पहले tRNA को, वो फैक्टर भी यहीं पे इंटरैक्ट करता है। तो अभी क्या होगा, GTP फिर जैसे ही एकदम इंटरैक्शन फ्रूटफुल होगा, कि लगेगा कि या दिस इज द करेक्ट कोडॉन, करेक्ट अमाइनो एसिड, तो अब वो वहाँ पे रिलीज आउट करेगा और GDP हाइड्रोलिसिस होगी, GTPase एक्टिविटी एक्टिव होगी, और अब EFTU GDP बाउंडेड हो जाएगा। जैसे वो GDP बाउंडेड होगा, तो अब तो वो यहाँ पे tRNA से इंटरैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि जब वो GTP बाउंडेड होता है तभी वो tRNA के 3' एंड से वो भी इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है और ले जाता है A साइड पे। पर अब वो नहीं, अब वो रिलीज हो जाएगा, खुद को भी इसने रिलीज कर दिया। फैक्टर बाइंडिंग सेंटर भी अब खाली हो चुका है, और ये यहाँ पे हमारा जो ये अमाइनो एसिड विद दिस न्यू अमाइनो एसिड, अब ये हमारा यहाँ पे लोकेटेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप कि किस तरीके से EFTU जो है वो काम कर रहा है, ठीक। तो अभी नेक्स्ट हम लोग अगर बढ़े तो क्या बात आएगी, नेक्स्ट हम लोग EFTU के बाद हम लोग क्या देखेंगे, EFTS का क्या मीनवाइल रोल था, क्योंकि EFTU ही एक तरह से किसके द्वारा हो रहा है, रेगुलेट कह सकते हैं, या क्योंकि ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर GDP बाउंडिंग के लिए वो था, हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा। तो यहाँ पे EFTS का भी वही रोल यहाँ पे दिखाया गया है, कि आप देख सकते हैं कि EFTU अभी GDP बाउंडेड हो गया, हम लोगों ने देखा, क्योंकि उसने A साइट पे एक नए अमाइनो एसिड को वो लोड करके वापस आया। तो जब वो वापस आया तो वो हाइड्रोलाइज हो चुका था, अब वो उसके साथ कौन बाउंडेड था, GDP बाउंडेड था। तो अब जब GDP बाउंडेड था, तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा कि अब उसको EFTS, दिस इज EFTS, तो ये जो EFTS है वो क्या कर रहा है, वो EFTS जो है वो GDP को रिलीज कर दिया, और देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि खुद बाउंड हो गया। ये क्या है, ये EFTU है, वो खुद बाउंड हो गया है, और ये क्या है, EFTS, ये EFTS आके यहाँ बाउंड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या करेगा EFTS कि GTP को बाउंड करा देगा इससे, और खुद फिर रिलीज हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, दिस इज व्हाट, ये मिल गया हमें EFTU GTP। अब ये रेडी है, फिर से दूसरा tRNA जो कि लोडेड है अमाइनो एसिड से, उसको लोड करने के लिए फिर से देखिए यहाँ पे है 3' से ये एक नया अमाइनो एसिड अटैच है
अब वो ये भी क्या करेगा, ये जाके EFTO GTP इस तरीके से यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि वो भी 3 प्राइम साइड में ही इंटरैक्शन करता है। देखिए इस तरीके से ये इंटरैक्शन कर रहा है। अब ये रेडी है नेक्स्ट अमाइनो एसिड को उसी A साइड पे फिर से दूसरे अमाइनो एसिड को लोड करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, EFG का रोल, क्योंकि वो भी एक इलॉन्गेशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहा था। तो अभी ये बस आपको ये डायग्राम को लिटरली बस ध्यान से देखना है एंड यू विल गेट दोज पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे वैसा ही tRNA बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि P साइड पे पॉलीपेप्टाइड चेन है, कोई नया अमाइनो एसिड tRNA लेके आया है। अगेन हम लोग ने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया होगा। पेप्टाइड कैसे हुआ होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी हुई होगी और उसके बाद जो है ये जो पेप्टाइड पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, इस एमाइनो साइड जो tRNA था उस पर शिफ्ट हो जाती है। और वैसे ही अब पेप्टाइडल tRNA एक तरह से हो गया। ये अनचार्ज tRNA है, ये अनचार्ज tRNA ई साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज EFG GTP। हमने बताया था EFG भी क्या है, वो GTP बाउंडेड प्रोटीन होती है, प्रोटीन फैक्टर होता है। ये भी देखिए कहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है, दिस इज कहाँ इंटरैक्ट कर रहा है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, यहीं पर वो इंटरैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे आके लोड हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या था, क्योंकि ये कोडॉन यहाँ पे ये A साइड पे जो अभी कोडॉन आया उसी के अगेंस्ट ये एंटी कोडॉन इस tRNA के पास होगा। यहाँ पे भी अभी वही दिखाया जा रहा है। अभी ये लोड हुआ है, उसके पास फिर GTP हाइड्रोलिसिस होगी। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये पूरा क्या हुआ, ये मूव किया और हम लोग देख रहे हैं ये जो येलो कलर के में हमने कोडॉन दिखाया था वो अब कहाँ पे आ गया, वो अब P साइड पे शिफ्ट हो गया है, राइट। यानी दिस इज, ये मान लो ये E साइड है, ये क्या हो गया, दिस इज P साइड और ये A साइड। अब A साइड आप देख रहे हैं वो क्या होगी, जैसे ही कोई प्रोटीन फैक्टर राइट GDP बाउंडेड हो जाता है तो वो अब एसोसिएटेड नहीं रहेगा, उसकी एफिनिटी उस डोमेन से अब रिड्यूस हो जाती है और वो रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं EFG रिमूव हो गया, जो tRNA अनचार्ज था वो भी रिमूव हो गया और हमारे पास अब यहाँ पे एक नया कोडॉन रहेगा, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग अब क्योंकि शिफ्टिंग हो चुकी है, येलो वाला रीड आउट हो चुका था, उसी के अकॉर्डिंग ये अमाइनो एसिड ऐड हुआ होगा। अब यहाँ पे A साइड अब खाली हो चुका है और नए tRNA को नए अमाइनो एसिड के साथ अकॉर्डिंग टू द कोडॉन ओवर हियर वो यहाँ पे आएगा, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, आएगा, देन अगेन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन will shift over here by the formation of peptide bond formation और फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, राइट। तो अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ देख ली है और नेक्स्ट है राइबोसोम स्पेसिफिसिटी। हालांकि हम लोग जब अभी पिछला लेक्चर हम लोगों ने देखा था तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि राइबोसोम का काम बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि एक्यूरेसी के लिए वो ये नहीं चेक करता कि अमाइनो एसिड tRNA पे करेक्ट अमाइनो एसिड लोड है या नहीं लोड है एंड सो राइट, बट थोड़ी कुछ स्पेसिफिसिटी वो दिखाता है। कौन सी स्पेसिफिसिटी दिखाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, बस आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करना है कि 30S सब यूनिट पे 16S राइबोसोमल RNA जो है जो कि मेजरली इंटरैक्ट करता है, तो वो किस तरीके से इंटरैक्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज इन ब्लू इट इज 16S राइबोसोमल RNA, इन रेड इट इज mRNA एंड दिस इज tRNA। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर में इस तरीके से दिख रहा है ACG यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एंटीकोडॉन्स, देन UGC इज देयर, और यहाँ पे 2 स्पेसिफिक एडेनिन रेसिड्यूज हमें दिख रहे हैं 16S राइबोसोमल RNA पे, राइट। तो ये एक तरह से थोड़ी बहुत फिडिलिटी चेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं माइनर ग्रूव में। अगर करेक्ट पेयरिंग हो रही है एंटी कोडॉन और कोडॉन में,
ए साइट पर, राइट। तो अगर करेक्ट पेयरिंग हो रही है तो ये भी माइनर ग्रूव के साथ टीआरएनए में बहुत अच्छे से क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं और हमें कुछ इस तरीके का इंटरैक्शन इनका दिखता है, राइट। एंड दे आर कैपेबल ऑफ, जैसे 16S राइबोसोमल आरएनए जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है जीसी, ये देखिए जीसी से पेयरिंग हो रही है और यहाँ एयू से पेयरिंग होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, जब ये खुद माइनर ग्रुप से टीआरएनए की कर रहा है तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है जीसी और एयू बेस पेयरिंग में, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक करेक्ट पेयरिंग हमें दिख रही है सी के साथ जी, ए यू एंड दिस, और ये जो है कि स्पेसिफिक इंटरैक्शन कर रहा है इन यूनिट्स के साथ, और क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी अमाइनो एसिड फिर लोड करना होगा उसके लिए फिर ये आगे प्रोसीडिंग्स कर देगा। बट इन द केस अब जैसे जी यू के लिए करेक्ट पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ ये भी उसका भी ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होगा और ये किसी भी प्रकार का फर्दर क्या कहते हैं एफिनिटी टीआरएनए के साथ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंटी और कोडॉन के बीच में एक प्रकार की इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन इंटरैक्शन हो रहा है और यहाँ पे वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ करेक्ट पेयरिंग मेथड एंड दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इसने एक इस तरह से किया। नेक्स्ट EFTU भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। EFTU क्यों इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट बात की कि जो इलॉन्गेशन फैक्टर TU होता है वो क्या करता है, वो खुद ही अमाइनो एसाइल टीआरएनए को जो चार्ज है उससे वो कपलिंग कर रहा है, फिर उसको लेके आ रहा है ए साइट पे और फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, इसी फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से इंटरैक्शन वो कर रहा था। करने के बाद जब वो देखता है EFTU की कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन हो चुका है, राइट, उसी के बाद वो अपनी हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करता है, GTP हाइड्रोलाइज होता है, फिर वो GDP बाउंडेड हो जाता है, फिर रिलीज हो जाता है। तो यानी वो भी एक तरह की स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है कि जब तक कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन अच्छे से नहीं हो जाता GTP और फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ वो एकदम डोमेन से उसके इंटरैक्शन नहीं करता, वो रिलीज नहीं करता, GTP इज एक्टिविटी नहीं दिखाता। इसलिए क्योंकि ये बात हम लोग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पूरा देख चुके हैं, आप वहाँ मैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं राइबोसोम की स्पेसिफिसिटी या फिडिलिटी में मदद करता है, ठीक। एक और चीज़ आती है एकोमोडेशन विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग अगर देखें ये क्या होता है कि आप लोग देख चुके कि हमने यहाँ पे वही टीआरएनए उस तरह से रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है पी साइट पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से बनती जा रही है, जैसे जैसे ए साइट पे अमाइनो एसिड आते जा रहे हैं यहाँ पे हमें चेन लंबी दिखती जाती है। अब सपोज ये रेड कलर का भी ये यहाँ पे आया है, पर आप देख रहे हैं जो 3' एंड है वो इस तरीके इस तरफ से इस तरफ ओरिएंटेड है। तो अगर इस तरफ ओरिएंटेड होगा, हमने पिछले राइबोसोम वाले लेक्चर में भी इस चीज़ को बताया था कि जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के समय क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। उस समय हम लोगों ने बात की थी कि जो इन लोगों का 3 एंड है, जो 3' एंड है वो क्या होना चाहिए, वो क्लोज में आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ 3' एंड ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में ही तो हमें बनाना है। सपोज दिस इज ऑफ रेड कलर्ड अमाइनो एसिड, अब ये इनके बीच में किस तरीके से फिर एंटर, क्योंकि क्लोज जो रिएक्शन होना है पेप्टाइड फॉर्मेशन का वो क्या होता है एक्चुअली में, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है ये पूरा रोटेट होता है और प्रॉपरली इस यहाँ पे एकोमोडेट होता है, उसको पूरा व्यवस्था की जाती है कि अब ये यहाँ पे देखिए, अब ये क्या इसका 3' एंड इसका 3' है, इस तरीके से ये लोकेट हो गए और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अब आ गए हैं। अब ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, 50S राइबोसोमल आरएनए पे कौन होता है, 23S राइबोसोमल आरएनए, जो एक तरह से कैटलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए,
ठीक है, तो ये करता क्या है, बेस पेयरिंग कराता है। पहले तो ये बेस पेयरिंग खुद ही करता है। 23S राइबोसोमल आरएनए किससे पेयरिंग कर रहा होगा यहाँ पे, CCA से। CCA जो अमाइनो एसिड लोडेड है यहाँ पे, टीआरएनए CCA है यहाँ पे, तो यहीं पे आपका मान लेते 23S राइबोसोमल आरएनए। तो ये दोनों से क्या कर रहा है, ये मान लेते दिस इज इन रेड इज 23S राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए इस AP साइट के से जो टीआरएनए और ये जो A साइट का, उन दोनों से ही क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब दोनों को इंटरैक्ट करेगा तब तो प्रॉपरली क्या होगा, रिएक्शन होगा। किसके किसके बीच में रिएक्शन होगा, अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनोसाइल टीआरएनए, यानी इस अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैक करता है इस अमाइनो एसिड जो लास्ट में ये अटैच है इसके कार्बोनिल ग्रुप से, और फिर क्या होता है, अटैच कर दिया जाता है। ये रेड जो है ये यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा। ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन अब इस टीआरएनए के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये किया किसने, ये 23S राइबोसोमल आरएनए इस तरीके से कर रहा है। पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं कि वो जो राइबोसोमल आरएनए है वो टीआरएनए से भी इंटरैक्ट कर रहा है, प्लस जो एंड्स को बहुत करीब ला रहा है, और जो अमाइनोसाइल टीआरएनए है वो उसको प्रॉपरली एक्कोमोडेट कर रहा है करेक्ट ओरिएंटेशन में, ठीक, तभी वो कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा। इसको हम लोग एक टर्म भी बोलते हैं एंट्रोपिक कैटालिसिस, एंट्रोपिक कैटालिसिस, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, दो बहुत क्लोजली रिएक्शंस ऑब्जर्व किए जाएंगे और उसके बाद फर्दर ये इवेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है, ये जो आपका क्या हुआ, अमाइनोसाइल टीआरएनए प्रॉपरली एक्कोमोडेट किया गया। इफ़ सपोज कि, और यहाँ पे एक्कोमोडेशन में और एक बात ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर हम देखें कि ये जो एक्कोमोडेशन उसको मिल कब पा रहा है, जब करेक्ट बेस पेयरिंग होगी। जब करेक्ट बेस पेयरिंग होती है तभी ये क्या होता है, ये प्रॉपरली इस तरीके से ओरिएंट होके इंटरैक्शन शुरू करता है। देख रहे, अभी यहाँ था, यहाँ पे आ गया। पर अगर होप कि अगर इनकरेक्ट पेयरिंग है तो इनकरेक्ट पेयरिंग जब होगी तो एकोमोडेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि भाई कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट, वो भी उनकी भी बात होती है। तो वो करेक्ट एकोमोडेशन इस प्रकार से, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये करेक्ट पेयरिंग है पर वहाँ पे नहीं हो रही है। अगर इनकरेक्ट पेयरिंग है, कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन अच्छे से नहीं हो रहे होंगे तो फिर क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा वो। ये फिर एकोमोडेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, हमने वैसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो हम लोग ने बात कर लिए। 50S राइबोसोम पे ये एक्टिविटी होती है, 23S राइबोसोमल आरएनए के पास होती है। ये जो है CCA से A साइट पर जो टीआरएनए है या P साइट टीआरएनए दोनों से इंटरैक्ट करता है। अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनोसाइल टीआरएनए, इस A साइट पर जो टीआरएनए है उस पर जो अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप, और पेप्टाइडल टीआरएनए पे जो एक चेन ही अटैच होगी उसके कार्बोनिल ग्रुप पे यहाँ पे अटैक होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म कि टीआरएनए कैसे चार्ज होता है ये हम लोग मशीनरी में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये हम लोगों का एक कंप्लीट होता है कि इलॉन्गेशन किस तरीके से, कौन कौन से प्रोटीन और ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब सारी प्रक्रियाएं हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से इलॉन्गेशन होता जाएगा, नए नए चेन्स ऐड होते जाएंगे और हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, ठीक। पर जब अब जैसे जैसे कोडॉन रीड होंगे, एंटी कोडॉन जो है टीआरएनए अपने एंटी कोडॉन के साथ अमाइनो एसिड लाता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। पर जैसे ही स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर होगा तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी, तब वहाँ से टर्मिनेशन इवेंट होना शुरू होगा, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं रिलीज फैक्टर होते हैं। रिलीज फैक्टर एक्चुअली अगर देखा जाए 2 क्लासेस में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो क्लास फर्स्ट होते हैं
क्लास फर्स्ट जो होते हैं वो मेनली स्टॉप कोडॉन को रीड करते हैं और पेप्टाइड चेन को, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी जो बन गई है उसको क्या करेंगे, अब हाइड्रोलाइज करके रिलीज करेंगे। तो जब रिलीज करेंगे तो एक्चुअली रिलीज करने के लिए स्टॉप कोडॉन को रीड करना है। तो क्लास फर्स्ट में भी में जो आते हैं रिलीज फैक्टर वो आते हैं RF1 एंड RF2। RF1 UAG को रीड करता है और RF2 UGA को, और UAA को दोनों ही करते हैं। तो दीज आर अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है। और क्लास 2 का क्या काम होता है, जो रिलीज फैक्टर्स अटैच हुए थे उनको फिर रिलीज कर देना। तो उसमें कौन आता है, RF3 आता है। ध्यान रखिए हम लोग अभी प्रोकैरियोट के केस की ही बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जो क्लास फर्स्ट में जो कुछ क्योंकि भाई रिलीज फैक्टर्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, उसमें कुछ कंजर्व रीजन्स होते हैं जैसे कि GGQ, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामीन, ये कंजर्व रीजन पाए गए हैं। तो अब हम लोग देखें कि हम लोग देख चुके हैं, दिस इज सपोज दिस इज A साइड, दिस इज P साइड, ठीक। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था, मान लेते लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन भाई बन चुकी है, मैंने शॉर्ट दिखाया है, बट आप इमेजिन करें पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ही एनकोड जो हम लोगों ने देखा, इनिशिएशन हुआ, फिर इलोंगेशन होता गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। पर अचानक क्या हुआ, यहाँ पे अब कोडॉन एनकाउंटर हो गए। तो कोडॉन जो स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर हुए, स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर होंगे तो उनको रीड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो RF1 आया। RF1 जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर बाइंडिंग साइट से ही जुड़ा हुआ है, वो भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने देखे जितने फैक्टर्स थे, IF2 सबसे पहले हम लोगों ने देखा IF2 फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से इंटरैक्ट कर रहा है या फैक्टर बाइंडिंग साइट से इंटरैक्ट करता है, EFTU भी करता है, फिर EFG भी हम लोगों ने देखा करता है, और अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो रिलीज फैक्टर है वो इंटरैक्ट कर रहा है। और उसके पास क्या है, GGQ जो स्पेसिफिकली इस एक्टिविटी को करने के लिए ये स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस है विच इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करने के लिए, इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिलीज फैक्टर ने इनकाउंटर कर दिया, पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस हो गई, देख रहे हैं पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस होके रिलीज़ हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं RF1 तो यहाँ जुड़ा ही हुआ है क्योंकि अब सभी चीज़ों को डिसोसिएट करना है। RF3 जो है वो आता है विच इज़ काइंड ऑफ GDP बाउंडेड, वो बाउंड हुआ, यहाँ पे आया। उसके बाद जो है देख रहे हैं हम GTP, जब ये बाउंड हो गया GDP फॉर्म में बाउंड हुआ, बट उसके बाद फिर जैसे ये बाउंड हुआ तो ये दोनों निकल गए, GTP आया, GDP फिर रिलीज़ हो गया, क्योंकि GTP जब आया तो GDP रिलीज़ हो गया। ये सारे फैक्टर्स मीन्स RF1 रिलीज़ हो गया विद दिस स्पेसिफिक डोमेन, और उसके बाद RF3 GTP से बाउंडेड हो गया है। और सॉरी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ये सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं होना चाहिए था, ये मतलब इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और RF3 अभी यहाँ लोकेटेड था, फिर उसके बाद क्या होगा जी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, RF3 GDP जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रिलीज़ हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक रिलीज़ हो रहा है। सिमिलर जो हम लोगों ने देखा उसी तरह की एक्टिविटी हो रही है। अब सारा जो है ये जो फैक्टर्स थे, यानी एक तरह से जो अब फर्दर कोई भी अमाइनो एसिड tRNA लेके अभी नहीं आने वाला है, इस तरीके से रिलीज फैक्टर ने ये काम किया। अब दूसरी चीज़ होती है कि अभी ये देख रहे हैं कि 50S और 30S सब यूनिट जुड़े हुए हैं, पर दोबारा प्रोटीन बनाने के लिए या फर्दर प्रोटीन बनाने के लिए फर्दर उसको पॉलीसिस्टोनिक mRNA को रीड करना पड़ेगा। तो अब उसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राइबोसोम के सब यूनिट्स अलग होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो राइबोसोम 30S राइबोसोम से शुरू होता है, तो यानी 30S राइबोसोम चाहिए, 50S तो बाद में शुरू होता है, तो आके जुड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए इसी तरीके का था। तो एक यहाँ पे हमने क्या देखा, एक जो प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड एज
राइबोसोम रीसाइक्लिंग फैक्टर वो ए साइट पर देख रहे हैं ज्वाइन करती है, और एक तरह से कह सकते हैं ये जो ए साइट पे ज्वाइन करी ये मिमिक करती है, नकल उतारती है अमाइनो एसाइल टीआरएनए का, क्योंकि ए साइट पर वही आके बाइंड होता है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है। जैसे ही ये बाइंड होती है तो नेक्स्ट जो है EFG GTP जो है वो आके बाउंड होता है यहाँ पे, और इससे RRF से, और EFG GTP हम जानते हैं फैक्टर बाइंडिंग साइट से इंटरैक्ट करता है। तो ये सभी लोग आपस में ही इंटरैक्शन कर रहे हैं। जब एकदम परफेक्ट इंटरैक्शन हो जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली GTP हाइड्रोलिसिस होगी। GTP हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब भाई एनर्जी रिलीज हुई तो ये सभी जो आपके टीआरएनए थे ई साइट या पी साइट जो भी थे वो सब रिलीज़ हो गए, और रिलीज़ होने के बाद जो है भाई ये जीडीपी फॉर्मेट में आ गया। हम लोग जानते हैं जब कोई फैक्टर जीडीपी में आ गया तो फिर अब वो फैक्टर बाइंडिंग साइट से अब ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा और वो रिलीज़ हो जाएगा, और इस तरीके से सारे सब यूनिट्स जो है वो सारा कुछ जो है रिलीज़ हो गया। अब ये फ्री है हमारा 30S राइबोसोम, और फिर नेक्स्ट जो है वो काम करने के लिए रेडी है। Right, so almost we have tried to cover everything regarding the prokaryotic translation, but the pre-required thing is that कि आपको ये तब clear होगा जब आप पिछले lectures जो है वो अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि मशीनरी स्पेसिफिक सभी का रोल किस तरीके से चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं उसको प्रॉपरली समझने के लिए सारी मशीनरी को पहले पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है वो ऑलमोस्ट इसी की तरह है, बस उसका इनिशिएशन जो है वो अलग है, तो बाकी सभी चीज़ एक ही सेम ही होगी, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच।